जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की गांडीव मिसाइल जल्द ही उपलब्ध होगी टेस्ट के लिए। तेजस ने पहली बार डेमोस्ट्रेट करी मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी। अब भारत में बनेंगे जेट इंजन के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स। और साउथ चाइना सी में यूएस नेवी के 2 एयरक्राफ्ट रहस्यमय तरीके से क्रैश। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्त्र मिसाइल का जो मार्क 3 वाला वर्जन है, जिसे गांडीव का नाम मिला है, तो इस मिसाइल को 2028 तक प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने की उम्मीद है और 2030 के पहले हाफ तक ये भारतीय वायुसेना के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और 2028 तक सभी ट्रायल्स को कंप्लीट करने के बाद और प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने के बाद इसका जो मास प्रोडक्शन है वो BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करेगी। बाकी अस्त्र मार्क 3 की जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर तक होने वाली है और इसे स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए कई सारे अत्याधुनिक फीचर से भी लैस किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट सामने आया है कि DRDO ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर सफलतापूर्वक एडवांस्ड मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट किया था, और वो भी भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के साथ। और इस डेमोस्ट्रेशन में तेजस ने 2 UAVs के साथ नेटवर्क एस्टेब्लिश किया और इसी दौरान कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सेंसर फ्यूजन, प्रिसिशन स्ट्राइक्स, तो इन सभी को वैलिडेट किया गया है। और ये पहली बार है जब तेजस से इस तरह की मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया गया है, तो इसलिए तेजस के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरह है। और इसी ट्रायल के दौरान तेजस ने 2 UAVs के साथ नेटवर्क एस्टेब्लिश करके सिमुलेटेड मैरीटाइम एनवायरनमेंट में प्रिसिशन स्ट्राइक्स भी परफॉर्म करी थी। और ये जो ट्रायल्स हैं ट्रायल सर्विस मिलिट्री ड्रिल के दौरान कंडक्ट किए गए थे। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी का मतलब होता है जब एक मैन्ड एयरक्राफ्ट जैसे कि फाइटर जेट किसी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट यानी कि UAVs या ड्रोन्स के साथ मिशन पर एक टीम की तरह एक साथ काम करते हैं। इस केस में मैन्ड एयरक्राफ्ट था तेजस, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट थे वो 2 UAVs जिनके साथ तेजस ने नेटवर्क एस्टेब्लिश किया और ट्रायल्स के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया। और इस तरह की कैपेबिलिटी में जो मैन्ड एयरक्राफ्ट है वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए मदरशिप की तरह काम करता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस ट्रायल के साथ एक तरह से भारत का जो कैट्स प्रोग्राम है तो उसके भी एलिमेंट्स वैलिडेट किए गए हैं। PTC इंडस्ट्रीज को DRDO लैब GTRE से सिंगल क्रिस्टल रेडी टू फिट टर्बाइन ब्लेड्स के लिए कंप्लीट पोस्ट कास्ट ऑपरेशंस को कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत जो कंपनी है वो सिंगल क्रिस्टल रेडी टू फिट टर्बाइन ब्लेड्स और वेन्स को मैन्युफैक्चर करेगी। और जिन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर PTC इंडस्ट्रीज को मिला है तो ये सभी कंपोनेंट्स जेट इंजन्स के क्रिटिकल पार्ट्स में आते हैं। और PTC इंडस्ट्रीज रेडी टू फिट कंडीशन में पार्ट्स डिलीवर करेगी जो कि डायरेक्टली इंजन या टर्बाइन में फिट किए जाएंगे। और ये ऑर्डर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तक इस तरह के जो हाई एंड इंजन पार्ट्स हैं वो भारत केवल इंपोर्ट ही करता था और दुनिया भर में कुछ ही कंपनीज थी जो कि इन पार्ट्स को प्रोड्यूस करती थी। लेकिन ये ऑर्डर इस बात को दर्शाता है कि भारत के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह के क्रिटिकल पार्ट्स को स्वदेशी तौर पर अपने वहाँ बना सकता है। बाकी इस ऑर्डर की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है तो उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इसे एक बड़ा ऑर्डर बताया गया है और बाकी इन ऑर्डर्स को GTRE के साथ सहमत हुई टाइमलाइंस के अंदर ही पूरा किया जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट है ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन यानी कि ब्रह्मोस 2 को लेकर। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल की जो फ्लाइट टेस्टिंग है वो 2027-28 से शुरू हो सकती है और 2031 तक ये संभावित रूप से अपने फुल इंडक्शन के लिए तैयार हो जाएगी। बाकी ब्रह्मोस 2 मैक 7 तक की रफ्तार को अचीव करने में सक्षम होगी और इसकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर तक होगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक भारतीय नौसेना स्वदेशी तौर पर बनाई गई लार्ज साइज की अपनी तीसरी सर्वे वेसल जिसका नाम है इक्षक, तो उसे औपचारिक रूप से कमीशन करने के लिए तैयार है। और इसकी जो कमीशनिंग है वो अगले महीने 6 नवंबर को नेवल बेस कोची में कंडक्ट की जाएगी। और इसकी कमीशनिंग के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। बाकी जो इक्षक है इसे GRSE ने स्वदेशी तौर पर बनाया है। इसमें 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। इस वेसल को डुअल रोल कैपेबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ताकि ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे वाले अपने प्राइमरी रोल के अलावा एमरजेंसीज के दौरान HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ प्लेटफॉर्म और हॉस्पिटल शिप की तरह भी काम कर सके। और इक्षक भारत की पहली सर्वे वेसल है जिसमें विमेन क्रू के लिए भी एक डेडिकेटेड एकोमोडेशन की फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 27 अक्टूबर से UAE लैंड फोर्सेस के कमांडर भारत के ऑफिशियल विजिट पर हैं और इस विजिट का प्रमुख उद्देश्य है दोनों देशों के बीच बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन को इन्हेंस करना और साथ ही ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट जैसे एरियाज में दोनों देशों के कोलैबोरेशंस के और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। UAE लैंड फोर्सेस के कमांडर को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया गया है और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज और भारतीय सेना के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप है तो उसके बारे में भी उन्हें ब्रीफ किया गया था। तो बाकी कल 28 अक्टूबर को वे DRDO की फैसिलिटी को भी विजिट करने वाले हैं, जहां वे भारत के अलग अलग स्वदेशी वेपन्स और इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स को विटनेस करेंगे।
वेस्टर्न बॉर्डर्स के साथ भारत के अपकमिंग ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच अब पाकिस्तान ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस के अधिकतर हिस्से को मल्टीपल एयर ट्रैफिक रूट्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और ये नोटिफिकेशन 28 और 29 अक्टूबर के लिए जारी हुआ है। हालांकि वो बात अलग है कि भारत तो एनुअल बेसिस पर हर साल ही ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। अब बाकी पाकिस्तान इतना चिंतित क्यों है, तो उस पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, बाकी एक और अपडेट है कि इस्तांबुल में जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच पीस टॉक्स का दूसरा राउंड कंडक्ट किया गया था, तो उस राउंड में कोई सहमति नहीं बन पाई है और पाकिस्तान की मीडिया क्लेम कर रही है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अफगान तालिबान की तरफ से जो डिमांड्स रखी गई थी वो इलॉजिकल थी। और पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी क्लेम कर रही है कि जो अफगान साइड है वो पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में कॉपरेशन के लिए सहमत नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान की जिस डिमांड को इलॉजिकल बता रहा है, तो असल में अफगानिस्तान की डिमांड ये थी कि उनके एयर स्पेस और उनके लैंड बॉर्डर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और ये भी डिमांड रखी गई थी कि पाकिस्तान अपोजिशन ग्रुप को पाकिस्तानी टेरिटरी को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने दे, जबकि एक्चुअल में पाकिस्तान के जो क्लेम्स और डिमांड्स हैं वो निराधार हैं। बाकी फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पीस टॉक्स अटकी पड़ी हैं। अफगानिस्तान में भी नाकामी फेस करने के बाद अब जो पाकिस्तानी मिलिट्री है तो अब वो अपने ही लेवल की दूसरी कंट्री के साथ अपने टाइज को बढ़ाने पर काम कर रही है और आप समझ ही सकते हैं कि वो दूसरा देश कौन सा है जो कि कंगाली के मामले में पाकिस्तान को टक्कर दे सकता है। कोई और नहीं बल्कि अपना ही पड़ोसी बांग्लादेश। तो अपडेट कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के कुछ टॉप ऑफिशियल जो कि पाकिस्तानी आर्मी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, जिनका नाम है जनरल शमशाद मिर्जा, तो वो बांग्लादेश की विजिट पर हैं और उनका उद्देश्य है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी को, ट्रेड और डिफेंस पार्टनरशिप्स को बढ़ाना। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अच्छे से नहीं बताया है कि मई के महीने में पाकिस्तान को जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाई गई थी वो कितना करीब से दिखाई गई थी और शायद इसी वजह से बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी चाह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना। तो हुआ यह कि बांग्लादेश के इंटरिम हेड मोहम्मद यूनुस ने इस पाकिस्तानी जनरल को एक गिफ्ट दिया है और इस गिफ्ट में बांग्लादेश का डिस्टॉर्टेड मैप है जिसमें असम के साथ भारत के अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि भारत की वजह से ही बांग्लादेश का अस्तित्व है। अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती। तो हम तो हमारे दूसरे कंगाल पड़ोसी को भी यही कहना चाहेंगे कि कृपया करके ऐसी हरकतें ना करें कि जिसके चलते आपको भी BKM भी देखना पड़े। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि साउथ चाइना सी में 2 अलग अलग इंसिडेंट में US नेवी के 2 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिसमें से एक है US नेवी का MH-60R Seahawk हेलीकॉप्टर जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज से एक रूटीन ऑपरेशन पर था। बाकी इस हेलीकॉप्टर में सवार तीनों क्रू मेंबर्स को सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने रिकवर कर लिया है। और इसी क्रैश के आधे घंटे बाद US नेवी का एक बोइंग FA-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट भी साउथ चाइना सी में ही क्रैश हुआ था और वो भी अपने रूटीन ऑपरेशन के दौरान। बाकी नेवी की स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों क्रू मेंबर्स इजेक्ट हो गए थे और उन्हें भी सेफली रिकवर कर लिया गया है। बाकी दोनों दुर्घटनाएं किस वजह से हुई हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और हाँ, बाकी अगर इस दुर्घटना के बाद कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का जन्म होता है, खास करके चाइना के कुछ सो कॉल्ड सीक्रेट वेपन्स का, तो उसमें भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज भारत का 79th इन्फेंट्री डे भी है। तो इसी पर आपके लिए आज का प्रश्न है कि इन्फेंट्री डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि आज के दिन क्या खास हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।